हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 3 मैट्रिसेस हम स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को जैसा कि पता है कि मेरे राइट हैंड में चोट लग गई थी, जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। बट अब मेरा हाथ काफ़ी हद तक पहले से ठीक है और पेन भी कम है। तो आप स्टूडेंट्स की कई सारी वेल विशेस आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 और इस चैप्टर में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इसको करेंगे। बाकी एक चीज़ और कि अगर मैं थोड़ा सा स्लो लिखूंगी तो जब वीडियो एडिट करूंगी तो मैं उसको फास्ट कर दूंगी, तो आपको वीडियो स्लो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। मतलब कि नंबर्स और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर हम कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है। अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स हमारे पास है तो वो मैट्रिसेस हो जाएगी, और एक मैट्रिक्स है तो उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, तो अब ऑर्डर्ड की बात करें तो मतलब कि जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको फाइंड करना है तो वो कैसे आप फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल भी करेंगे तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीजें समझते चलिएगा। तो यहां पर बोला गया है कि नंबर्स या फिर फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ और दिया है तो वो बात एक अलग है, बट अगर आप सपोज कर रहे हैं कि ये आपकी मैट्रिक्स है तो उसको आपको कैपिटल लेटर में ही सपोज करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एक मैट्रिक्स ली यहाँ पर ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -2 √5 3 6 और एक और एलिमेंट हम ले लेते हैं 9। ठीक है, ये हमारा सेट है। अगर इन नंबर्स को, ये सारे के सारे हमारे नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स को अगर हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जमा दें तो वो बन जाएगी हमारी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं, तो देखिए इस तरीके से आप मैट्रिक्स को शो करेंगे। इसके अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो हमारी जो एनसीईआरटी है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, तो उसमें इसी तरीके से मैट्रिक्स को शो कर रहे हैं। अगर हो सकता है आप दूसरी कोई बुक उठाते हैं तो उसमें कुछ अलग तरीके से इसको शो करें। ठीक है, तो जैसे हमारी ये है मैट्रिक्स ए। अब इन एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये 1, यहाँ -2 √5 3 6 9। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि अगर हम नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमने इसको अरेंज करके लिख दिया तो ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आई बात। अब ये तो नंबर्स हैं, अगर मान लीजिए फंक्शंस हैं तो बिल्कुल उनको भी हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जमा सकते हैं। तो हम दूसरा एक और ले लेते हैं बी। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले लिया sin x, दूसरा फंक्शन ले लिया 1 + x²। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं हम 10x। तो इस तरीके से कुछ फंक्शंस को भी अगर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जमा देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो ये बन जाती है आपकी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स दिखती कैसी है, ये है। ठीक है, हालांकि आपने देखा ही होगा बुक में तो कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, बट अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही बोला गया है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, नंबर या फिर फंक्शन। अब नंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो कोई भी तरह के नंबर्स या फिर फंक्शंस को अगर हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, एलिमेंट्स। तो इसकी सेकंड लाइन में एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि द नंबर्स एंड द फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर यहां पर आप देख पा रहे हैं जो भी नंबर हैं, इन नंबर्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज। तो जैसे ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए का एलिमेंट है 1 -2 √5 3 6 9। और अगर मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं sin x 1 + x² x 10x। ठीक है, तो एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, तो देखिए पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स या फिर फंक्शंस। ठीक है,
इसके बाद एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया कि भाई जो भी पर्टिकुलर आपकी मैट्रिक्स है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स यानी जो भी नंबर्स या फिर फंक्शंस आपने अरेंज करे हुए हैं वो आपके रहेंगे एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं रो और कॉलम की। तो इसी में हम रो और कॉलम समझ लेते हैं। तो रो और कॉलम आप अपनी क्लास से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्लास है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो हालांकि इतनी छोटी क्लास तो नहीं होती है, बट फिर भी जैसे कि अगर देखें तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट बैठे हैं, दो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, ये आपकी टेबल है बैठने वाली जिसपे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब जनरली हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट रो, तो ये आपकी रहेगी फर्स्ट रो, ये वाली। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी सेकेंड रो, ये आपकी थर्ड रो। तो बस सिंपल सी वही बात है कि अगर आप देखें रो, तो रो को आप इस तरह से देखेंगे, तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। ठीक, इसको मैं हटा देती हूँ। तो समझ में आई बात कि रो को आप इस तरह से देखेंगे हमेशा और कॉलम को इस तरह से। तो अगर हम रो की बात करें, रो को कैसे शो करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये आपकी पहली रो है इसीलिए R1, ये आपकी दूसरी रो है तो R2, ये आपकी तीसरी रो है तो ये हो गई R3। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। ठीक है, अब कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम को हमेशा इस तरह से काउंट करते हैं, और कॉलम की बात करें तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये आपका कॉलम नंबर 1, ये है आपका कॉलम नंबर 2। तो कॉलम 1 के एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 है, √5 है और 6 है। कॉलम 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, -2, 3 और 9। तो आई होप कॉलम और रो आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपको रो चेक करनी है और हमेशा इस तरह से कॉलम। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसकी बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1, 2, और कॉलम कितने हैं, 1, 2। तो कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देख ली। मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उस कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। रो समझ में आ गई आपको कि इस तरह से आपको रो देखना है, कितनी रो है, इस तरह से आपको कॉलम देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैं हटा रही हूं। इसमें हमने कितनी चीजें देख ली, हमने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स, रो और कॉलम। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो कितनी है उस मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये पूरी चीज हटा रही हूं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो अब हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसी से ही हम कई बार हमारी मैट्रिक्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, मैट्रिक्स समझ लिया, एलिमेंट समझ लिए, रो कॉलम समझ लिया, रो कॉलम समझ लिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इससे शो करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। तो इसको इनटू नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो को हम शो करते हैं m से और नंबर ऑफ कॉलम को शो करते हैं n से। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर नंबर ऑफ रो को शो करना है तो कैपिटल स्मॉल m से शो करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम को n से, तो m/n। मतलब मेन बात यह है कि अगर आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना है तो आपको नंबर ऑफ रो पहले लिखनी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम बाद में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी आप देख लीजिए। रो कैसे देखते हैं, दिस एंड दिस। तो ये हो गए रो नंबर 1 और ये हो जाएगी रो नंबर 2। मतलब कि कितनी रो है इसमें, 2। कॉलम की बात करते हैं, कितने कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4। तो ये हो गया 2/4। अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखते कहाँ हैं, तो ये जो साइड वाला एरिया होता है यहाँ हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। समझ में आई बात। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो कितनी है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रो थी 1 2 और कॉलम है 1 2 3 4। तो 2/4 आ जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। एक एग्जांपल और लेंगे।
यहीं पर ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक दूसरी मैट्रिक्स ली y, ठीक है, और इस तरह से हम लिख देते हैं 1 3 -1, चलिए इतना ही लिखते हैं, और 0 2 3। तो इसका अगर हमको बताना है ऑर्डर तो कैसे बताएंगे, यहाँ बताते हैं m/n से। m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, ये r1 r2 r3, यानी कि रो कितनी है 3, कॉलम देख लो c1 c2 यानी 3/2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो हो जाएगा 3/2। समझ में आ गई बात किस तरीके से करना है ना। और एक चीज और, अगर आप आपकी बुक में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको शो किया गया है, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई मैट्रिक्स है A, इसके अंदर के एलिमेंट हमारे, अब ऑर्डर के लिए अगर मान लीजिए इस तरह से नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा A, कुछ एलिमेंट है। तो ध्यान दें एक चीज, यहाँ पर ये आपकी पहली रो और पहला कॉलम है R1 और कॉलम 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि जनरली अब अगर देखा जाए तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर हम पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट भी समझ रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन हमको कैसे पता चलेगी कि उसकी पोजीशन क्या है। तो देखें जरा, तो यहाँ पर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है, तो पहले हमेशा रो को ही लिखना है फिर कॉलम को। यहाँ पर आप देखें तो रो आपकी फर्स्ट ही है सभी जगह, बट कॉलम देखें आप, ये कॉलम 1 कॉलम 2 तो यहाँ 2, यहाँ कॉलम 3 तो यहाँ 3, और यहाँ पर कॉलम हमको पता नहीं है n तो ये n। समझ में आई बात थोड़ी बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो एंड सो ऑन। तो अब देखें यहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ, ये है रो 2, तो कॉलम 1 रो 2 तो 1 2, कॉलम 2 रो 2 तो 2 2, कॉलम 3 रो 2 तो 3 2, सॉरी 2 3, क्योंकि रो पहले कॉलम बाद में है ना। फिर इसके बाद रो 2 कॉलम n तो 2n। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं। समझ में आई थोड़ी बहुत बात कि यहाँ पर पहले आपको रो लिखना है कि कौन सी रो का एलिमेंट है ये, तो रो 1 है, यहाँ पर कॉलम भी 1 है, फिर रो 1 है कॉलम 2 है तो 1 2, रो 1 है कॉलम 3 है तो 1 3, फिर रो 1 है बट कॉलम है n, है ना, तो 1 n। अब सेकंड की बात करते हैं, रो 2 है, रो 2 है कॉलम 1 है, ठीक है, फिर रो 2 है कॉलम भी 2 है, रो 2 है कॉलम 3 है, रो 2 है बट कॉलम n है। इसी तरीके से एक और मैं आपको बता देती हूँ स्टेप, यहाँ पर R3 वाला है ना। तो ध्यान से देखें, अब आप आपकी एलिमेंट की रो नंबर कौन सी है 3 बट कॉलम है 1, यहाँ पर रो आपकी 3 ही है बट कॉलम है 2, यहाँ पर बात करें तो रो आपकी 3 है बट कॉलम है 3, एंड सो ऑन, रो आपकी 3 ही है बट कॉलम है n तो 3n, ठीक है। इसी तरीके से एंड सो ऑन अगर चलते जाएंगे तो यहाँ पर n वाली रो आ जाएगी Rn, तो मतलब कि एलिमेंट यहाँ पर रो आ जाएगी n, कॉलम आ जाएगा 1, इसी तरीके से रो हमारी n रहेगी, कॉलम रहेगा 2 n2 n3 एंड सो ऑन। अब रो को हम यहाँ पर m ले लेते हैं, ठीक, m m m और a m n। तो समझ में आई थोड़ी बहुत बात, और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि बस आपको देखना है कि ये एलिमेंट को देख लो आप, तो रो 1 है कॉलम भी 1 है, रो 1 है कॉलम भी 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो रो नंबर कौन सा है m, कॉलम 1 है, रो m कॉलम 2, रो m कॉलम 3, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है इसकी रो m है और कॉलम n है, तो a m n। जनरली इसको हम शो करते हैं a i j से, i शो करता है कि कौन सी वाली रो में एलिमेंट है, रो को शो करता है, और जो j है ये कॉलम को शो करता है। क्लियर, समझ में आ गई बात, चलिए ठीक है। तो अभी हमने और क्या समझ लिया, पोजीशन ऑफ एन
एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन आप कैसे फाइंड करेंगे। बाकी क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स की बात करें, लेकिन टाइप्स के पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। जो सारी चीजें हमने समझी हैं, हमने क्या क्या समझ लिया, मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स, रो और कॉलम कैसे देखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं, और अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो उसकी पोजीशन कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इस 2 की पोजीशन आपको पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कौन सी रो में आ रहा है ये, तो कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो ये है, ये दूसरी रो है, तो जो 2 है इसकी रो है सेकंड, कॉलम कौन सा है, कॉलम भी आपका सेकंड है, तो जो 2 की पोजीशन है वो 2/2 है, ठीक है। मान लीजिए इसकी पोजीशन आपको पता करना है, कैसे पता करेंगे, 3 की पोजीशन, कौन सी रो है, 3 सॉरी सेकंड रो, कॉलम कौन सा है, 1 2 3, तो कॉलम 3, तो 2/3 इसकी पोजीशन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो चलिए अब लेंगे हम एक एग्जाम्पल, उससे इन सारी चीजों को समझेंगे। ये जो सारी चीजें अभी हमने की हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे जो अभी आपने समझी हैं और आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से समझें, इसमें बोला गया कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पर रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो यहाँ हम मैट्रिक्स बना लेते हैं सबसे पहले। कितनी रो, 1 2 3, कॉलम कितने, 1 2। समझ में आ गई बात, 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। और आगे हमको बोला गया है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट की अगर पोजीशन आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले कौन से नंबर ऑफ रो पर है वो और कौन से नंबर ऑफ कॉलम पे है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो I मतलब नंबर ऑफ रो और J मतलब नंबर ऑफ कॉलम शो करेगा यहाँ पर। तो एलिमेंट आपका है यहाँ पर, देखें अगर आप तो देखो AIJ, I शो कर रहा है रो को और J शो कर रहा है कॉलम को। तो इस एग्जाम्पल को बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाते चलूंगी ताकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1 में वो आप आसानी के साथ कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ये हमारा पोजीशन ऑफ एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ काम आएगा आपका। ये आपकी कौन सी रो है, देख लो आप, रो 1, और कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर 1। तो रो 1 है मतलब 1 और कॉलम भी 1 है मतलब 1, मतलब इस एलिमेंट में रो की वैल्यू भी 1, कॉलम की वैल्यू भी 1। यहां पर आते हैं तो रो आपकी 1 ही है बट कॉलम है आपका 2, ठीक। अब आते हैं सेकंड रो पे, तो रो कौन सी है, सेकंड, तो दोनों जगह 2 और 2 आ जाएगा क्योंकि रो कौन सी है, 2 2। कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर 1, यहाँ पे कॉलम नंबर 2, ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं रो 3 की, तो यहां पर भी ये भी रो 3 है, ये भी रो 3 है, लेकिन कॉलम ये 1 है और ये कॉलम नंबर 2। बस हमको सबकी पोजीशन पता चल गई और पोजीशन के थ्रू इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सारे के सारे एलिमेंट हम फाइंड कर लेंगे और 3/2 की रो और 3/2 की जो मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पर बना देंगे। तो हमको यही बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स, हमको एक मैट्रिक्स बनानी है लेकिन 3/2, यानी कि रो है 3 और कॉलम है 2। तो देख लो आप, रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितनी है, 1 2, ठीक। तो सबसे पहले हम पहला एलिमेंट A11 फाइंड करेंगे। तो AIJ हमको दिया हुआ है कि एलिमेंट्स को इससे शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। तो यहां पर I की प्लेस पर भी 1 आएगा, J की प्लेस पर भी 1 आएगा क्योंकि AIJ है ना ये, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/2 एज इट इज, मॉडुलस I की प्लेस पर कितना, 1 -3, J की प्लेस पर भी 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 में से 1 माइनस होगा, आएगा -2, बट क्योंकि मॉडुलस लगाए तो ये आ जाएगा +2, मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 1। तो जो पहला एलिमेंट है A11 ये आ गया 1, ठीक है। अब हम ये वाला एलिमेंट फाइंड करते हैं A12, पोजीशन ध्यान रखना बस आपको, है ना। A12 फाइंड कर रहे हैं तो 1/2। अब ध्यान दें, I के प्लेस पर आएगा 1, J की प्लेस पर आएगा 2, क्योंकि ये होता है हमारा I, ये होता है हमारा J, IJ, ठीक है। तो पुटअप करते हैं, मॉडुलस I की प्लेस पर 1 -3, J की प्लेस पर कितना, 2। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जार 6, 6 में से 1 माइनस होगा
तो आएगा -5, मॉडुलस से बाहर आके प्लस का 5, तो सीधा हम लिख देते हैं ये आ जाएगा 5/2, क्योंकि यहाँ 1/2 ऑलरेडी है। तो ये दोनों एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए। अब ये दोनों फाइंड करते हैं, तो ये दोनों फाइंड हो गए पहली रो के एलिमेंट। अब दूसरी रो के एलिमेंट फाइंड करेंगे हम, A21 A22। बस ध्यान इसी चीज का रखना है आपको कि जो पहला नंबर यहाँ पर दिख रहा है ये रो को शो कर रहा है, और दूसरा जो नंबर दिख रहा है ये कॉलम को, यानी IJ। यहाँ पर पुटअप करेंगे 1/2, I की प्लेस पर क्या आएगा 2, -3 इंटू J की प्लेस पर क्या आएगा 1। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 1 जार 3, 3 में से 2 माइनस होगा -1, -1 मॉडुलस के बाहर आके प्लस का 1, मतलब 1/2। अब यहाँ पर रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुटअप कर देते हैं यहाँ पर हम। तो 2 - 3/2, 3 2 जार 6, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, माइनस का 4, बाहर आएगा प्लस का 4, तो 4/2 मतलब 2। तो ये दोनों एलिमेंट भी फाइंड कर लिए। अब ये दोनों फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो A31 A32, तो देखो यहाँ पर रो है 3, यानी I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, तो इसमें पुटअप करेंगे। ये है आपकी मेन चीज जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1/2 मॉडुलस I की प्लेस पर 3 माइनस J की प्लेस पर 1, तो 3 इंटू 1, तो देखो 3 1 जार 3, 3 - 3 0, 0 इंटू 1/2 0। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, तो पुटअप करते हैं 1/2, I के प्लेस पर 3 -3 इंटू 2, ठीक है। I के प्लेस पर 3, J की प्लेस पर 2, 3 2 जार 6, 6 -3 -3, -3 मॉडुलस से बाहर आके प्लस का 3, मतलब 3/2। तो अब आप देखें सारे एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए हैं, अब बस यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, ठीक। तो बस आपको ध्यान से देखना है। हम इसको सपोज कर लेते हैं हमारी मैट्रिक्स A, ठीक है। अब बस ध्यान से देखें, बस वैल्यूज पुटअप करेंगे हम। A इक्वल टू A11 कितना है 1, A12 कितना आया 5/2, ठीक। अब A21 1/2, A22 2, A31 है 0, और ये है 3/2। तो हमको बोला गया था कि 3/2 की जो मैट्रिक्स है वो हमको बनानी है, हमने बना ली। कितनी रो है इसमें 1 2 3, 3 रो, और कॉलम कितने 2, खत्म। समझ में आ गई बात। तो इसमें देखो आपके जो एलिमेंट्स वाली चीज है कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन वो भी आपको समझ में आ गई कि इस एलिमेंट की पोजीशन है 1 1 यानी पहली रो है और पहला कॉलम है, तो A11 इस तरीके से पोजीशन बताएंगे। ऑर्डर में आपको समझ में आ गया। अगर आपको ऑर्डर दिया है तो मैट्रिक्स का आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो आपकी जो NCERT उसमें इतने ही दिए हुए हैं, तो इन्हीं को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो नाम से क्लियर हो रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सिर्फ इसमें एक ही कॉलम रहेगा, ठीक है। तो कॉलम इस तरह से होता है, ठीक, वर्टिकली। तो देखो एक ही कॉलम होना चाहिए बस। तो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं आपके 1 5 -2 3, रो इसमें कितनी भी हो सकती है, रो का कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉलम बस एक होना चाहिए आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कॉलम जिसमें रहेगा उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो सकती है, रो का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इन जनरल देखें तो जैसे कि मान लीजिए A11 A21 A31 एंड सो ऑन AM1, ये रहेगी आपकी कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है, रो कितनी भी हो सकती हैं। कॉलम ये रो को शो करता है, ये तो रो कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम सिर्फ
1 होना चाहिए, खत्म। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया। कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देती हूँ, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। बाकी रही डेफिनेशन की बात, बुक में भी आपको मिल जाएगी। अब रो मैट्रिक्स, तो जैसा कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम है उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में एक रो होनी चाहिए बस, तो रो मैट्रिक्स हो जाएगी वो। तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लिया हमने -1/2 पहला एलिमेंट, -2 i sin x, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पर कॉलम में, यानी कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड सो ऑन, कॉलम नंबर n, कितने भी कॉलम हो सकते हैं यहाँ पर कोई एलिमेंट है 5, ठीक। तो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो आप देखेंगे तो एक ही रो रहेगी आपकी सिर्फ, तो इसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स, ठीक, बिल्कुल सिंपल। तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो रो और कॉलम समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, जितनी नंबर ऑफ रो हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ रो को हम किससे शो करते हैं, m से, नंबर ऑफ कॉलम को शो करते हैं n से। तो मान लीजिए अगर 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, ठीक, तभी तो आपका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए 3 रो हैं तो 3 रो बना देते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिया 2 3 4 8 9 10 6 7 8, ठीक है। तो ये रो 1 कितनी हो गई, ये रो 2 और ये रो 3, और कॉलम भी कितने होने चाहिए 3, तो C1 C2 C3। इसी कंडीशन में कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी 3/3 की, ठीक, क्लियर। और कोई मैट्रिक्स रहेगी जैसे कि मान लीजिए, तो वो जैसे हो सकता है कि 4/4 की रहे, या 2/2 की रहे, या 1/1 की रहे। 1/1 की मैट्रिक्स क्या होगी, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 2, तो इसमें रो कितनी है, एक, कॉलम भी कितना है एक, तो 1/1 की मैट्रिक्स है, तो ये भी रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझ में आई थोड़ी बहुत बात कि जितने नंबर ऑफ कॉलम, जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए इसमें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि m = n होना चाहिए, उसी कंडीशन में आपकी जो भी मैट्रिक्स रहेगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। अब इसके बाद अगली बात आती है डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तो ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आती हैं, क्योंकि इसमें भी जितने भी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। यानी ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, और आगे अभी समझेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। तो थोड़ी बहुत आई बात समझ में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, जैसे 3/3 4/4 2/2 1/1, इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, इन तीनों को मैं आपको एक साथ समझाऊंगी ताकि इनमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान से देखें, डायगोनल, तो भाई सीधी सी बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमको चाहिए तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, उसी कंडीशन में डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। सो देखें, ये है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें बात ये है कि डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं बनाती हूँ 3/3 की मैट्रिक्स, तो 3/3 की मैट्रिक्स मतलब 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया ए ए ए ए ए ए ए ए ए, अब डायगोनल कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, उस कंडीशन में आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम हो, कोई भी एलिमेंट हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया -1 2 5,
समझ में आई बात? डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स रहेगी ये आपकी रहेगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में भी यही चीज है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इसमें भी जो काम आएगा वो डायगोनल पर ही आएगा। तो सबसे पहले हमने ये बनाया, तो पहली बात तो जो डायगोनल आपका रहेगा, मैं यहाँ ले लेती हूँ डायगोनल पर एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। बस इसमें बात ये है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, ये सेम होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, 2 2 2 √2 √2 √2 5 5 5, बस सेम होना चाहिए। नंबर कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए डायगोनल के एलिमेंट। ये मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं आपको। अगर आप बुक में डेफिनेशन में देखेंगे तो डेफिनेशन में भी मैं आपको बता देती हूं। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal element are equal. समझ में आई बात? तो ये क्या है आपकी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि बाकी एलिमेंट 0, सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। अब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसमें कंडीशन क्या है कि, यहां बताती हूं मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि सिर्फ जो डायगोनल के एलिमेंट हैं बाकी तो सब 0 रहेंगे। डायगोनल के जो एलिमेंट है वो होने चाहिए हमेशा 1 1 1, दैट्स इट। तो तीनों में ये अंतर है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई कि भाई सिर्फ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल होने चाहिए, बाकी एलिमेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो बाकी एलिमेंट 0, सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए, कुछ ना कुछ नंबर्स या जो भी एलिमेंट रहे होने चाहिए, बाकी सभी 0। स्केलर में डायगोनल के एलिमेंट सेम होना चाहिए और आइडेंटिटी में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये और जरूरी नहीं है कि ऐसे, ये इस तरह से भी हो सकता है 1, तो ये 1/1 भी हो सकता है। 2 की बात करें तो 1 1 0 0, तो ये हो जाएगी 2/2 की मैट्रिक्स। ये आपकी है 3/3 की मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, तीनों चीजें। अब हम बात करेंगे 0 मैट्रिक्स की। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 0 मैट्रिक्स की। तो 0 मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसके एलिमेंट सारे के सारे 0 रहेंगे वो रहेगी आपकी 0 मैट्रिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से 0 या फिर 0 0 0 0 इस तरह से, या फिर, तो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए बस। उसका ऑर्डर क्या है इससे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम शो करते हैं कैपिटल O से। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 0 मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे टाइप्स जो हमारे मैट्रिक्स के हैं। बहुत ही सिंपल से हैं, एक बार जल्दी से मैं क्विकली आपको बता देती हूं। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम रहे, ठीक है, A11 A21 A31, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की बात करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए, तो A11 A12 A13 इस तरह से, तो ये हो जाएगी आपकी रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो जिसमें आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, फिर वो 3 3 रहे, 2 2 रहे, 1 1 रहे, तो इसमें मैं और आपको बता देती हूँ। इस तरह से भी हो सकता है कि 1/1 भी हो सकता है, या फिर 2 3 4 5 2/2 भी हो सकता है। बस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, तो वो हो जाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये हमने 1 1 1 2 1 3 कैसे लिखा, इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देख के। तो ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन नाम से क्लियर हो रहा है कि डायगोनल पर एलिमेंट रहेंगे, बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि बस डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए आपके। तो डायगोनल पर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 कुछ भी, बाकी सब 0। तो ये हो जाएगी आपकी डायगोनल
मैट्रिक्स। फिर इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो फिफ्थ स्केलर में क्या होता है कि एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल पर सेम एलिमेंट, जैसे कि √3 ये 2/2 की भी हो सकती है, बाकी एलिमेंट 0, इस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 3/3 की हो, बस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ये एक तरह से, ठीक। बाकी सारे एलिमेंट 0, तो ये हो गए स्केलर। आइडेंटिटी में ये है कि आपका जो डायगोनल है उस पर एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, जैसे कि 1 1, बाकी सब 0। इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अगर 3/3 की रहेगी तो क्या रहेगा, 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0, बस डायगोनल पे 1 1 होने चाहिए। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स रहेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। 0 तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो हमने समझ लिया मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम कैसे देखेंगे, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी सारे के सारे नंबर्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसकी पोजीशन हम कैसे देखते हैं। इसके अलावा हमने उस पर एक एग्जाम्पल भी कर लिया, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिए। सो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी रही बात, इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको बुक में भी मिल जाएंगे, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो सीधी सी बात है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनकी इक्वलिटी हमको चेक करनी है, इक्वलिटी मतलब कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो ये कैसे आप देखेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, इसकी कंडीशन क्या है। तो पहली चीज सीधी सी बात है कि भाई दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो सीधी सी बात है इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो है 2, कॉलम है 3, यानी 2/3। तो ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी आपका 2/3 होना चाहिए। पहली चीज कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कंडीशन पहली क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। अब मान लीजिए पहला एलिमेंट यहां पर 2 है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहां वाला एलिमेंट 2 होना चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए यहां पर है -5, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां आएगा -5, यानी पहले कॉलम की बात करें तो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट देखें तो 2 है और दूसरा एलिमेंट -5 है, तो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए √3 है तो कॉलम 2 में यहाँ पर भी √3 होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि अगर दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी आपको चेक करनी है तो सीधी सी बात है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये था बस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की पहली चीज ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए, दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, पूरा मैंने नहीं लिखा है। यहां पर हमको बोला गया है इफ दिस इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन में हमको दिया है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर इक्वलिटी मैट्रिक्स अप्लाई हो रही है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, और बाकी आपको ऑर्डर तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर रो है 3, कॉलम भी है 3, यहाँ पर भी रो 3 है, कॉलम 3 है, यानी कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे ही होंगे क्योंकि बीच में लगा है इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, पहले कॉलम और पहली रो का पहला एलिमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पर देखें x + 3 = हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x = -3, ठीक है। तो मैं
इसी तरीके से कर रही हूँ। फिर इसके बाद z प्लस 4 किसके इक्वल होगा, 6 के, तो ये हो जाएगा z प्लस 4 इक्वल टू पॉजिटिव 6 ही है ना, हाँ, तो z इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4, प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 2, z की वैल्यू आ गई 2। इसके बाद 2y माइनस 7 इसके इक्वल होगा 3y माइनस 2 के, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 7 इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे ना, तो 2y माइनस 7 होगा 3y माइनस 2 के इक्वल, तो 3y माइनस 2, y वाले सारे एलिमेंट अलग कर लेंगे, तो ये 2y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2, ये 7 उस तरफ जाके प्लस का 7, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5, y इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो देखो x y z की वैल्यू तो आई गई हमारे पास, x आ गया -3, y आ गया -5, z आ गया 2। अब a b c की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो चलो कर लेते हैं। तो -6 तो -6 के इक्वल है ही, तो यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। a-1 इक्वल टू -3 के, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा a-1 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3, -1 उस तरफ जाके प्लस का 1, तो a इक्वल टू -2, a की वैल्यू आ गई। यहाँ देखें ये 0 किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है, 2c प्लस 2, तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2c इक्वल टू प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2, c इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डिवीजन में, तो c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं यहाँ, तो b माइनस 3 इक्वल होगा 2b प्लस 4 के, तो ये हो जाएगा b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, तो 2b को यहाँ बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस 2b इक्वल टू 4, माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3, ये 7, ये माइनस b, तो b इक्वल टू -7। बाकी ये -21 इसके -21 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं। अभी हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स उसी कंडीशन में इक्वल होंगी जब उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो, दूसरी चीज उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमको दो मैट्रिक्स इक्वल दी हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनका ऑर्डर तो सेम होना ही होना है और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस वही चीज हमने लगा के वैल्यूज फाइंड कर ली। x की वैल्यू आ गई -3, y -5, z 2 और a -2, b -7 और c -1। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बाद उसके अंदर जो भी नंबर्स या फंक्शंस होते हैं उन सभी को हम उसके एलिमेंट्स कहते हैं, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम से हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो नंबर ऑफ रो मतलब रो पता होनी चाहिए और कॉलम पता होना चाहिए। इसके बाद कोई भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे कि ये एलिमेंट है, इसकी पोजीशन कैसे देखेंगे, पहले आप रो देखेंगे कौन सी रो है, तो पहली रो में है ये तो 1, और कॉलम में दूसरा तो 1 2 इसकी हो जाएगी पोजीशन। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो मैट्रिक्स है उनके टाइप्स उनको अच्छे से समझ लिया और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देख ली। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 में काम में आने वाली हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 को ट्राई करिएगा, बाकी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर देंगे। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो चीज़ें आपको समझाई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।